वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ के सेट 27 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन, 13 का वो सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 शेष बचता है। हर बार शेष 3 बचता है। तो पहला तरीका ये होगा आपके कि आप हर ऑप्शन को चेक कर लेंगे, यानी सब क्या करेंगे, हर ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन को चेक करके हम लोग बना सकते हैं। अदरवाइज प्रोसेस से बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, और ऑप्शन से ये बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा। जैसे अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या रूल होता है कि लास्ट का 2 अंक हम लोग देखें। तो अगर हम लास्ट का 2 अंक देखते हैं तो यहाँ 4 उसको पूरी तरीके से काट देता है। तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये 0 शेष देगा, तो 3 शेष दे नहीं पाएगा। अगर हम 5 से देखें तो इकाई स्थान पे 0 है, यानी ये जो संख्या 5 से भी पूरी तरह से काट देगा, तो यहाँ भी शेष क्या होगा, 0 ही बचेगा। उसी तरह से ये सी नंबर ऑप्शन देखें, ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 और 5 से शेष बिल्कुल कुछ नहीं बच पाएगा। अगर डी नंबर ऑप्शन देखें, अगर हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 20 लास्ट में लग जाएगा और शेष 2 बचेगा, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि शेषफल 3 बचना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन नंबर बी बचा, 3783। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 80 तक लग जाएगा, 1685, और शेष लास्ट में 3 बच जाएगा। ठीक है। अगर 4 से भी डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 80 तक लग जाएगा और शेष 3 बचेगा। किसी भी से भी डिवाइड करेंगे तो ये शेषफल 3 ही देगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बाय द वे वैसा दो ऑप्शन मिल जाता तब हम क्या करते, 13 का गुणज चेक करते, यानी 13 से कटने वाला कौन सा संख्या है। लेकिन एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो डायरेक्ट आंसर टिक आउट कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। जैसे इस सब टाइप का सवाल पिछले वीडियो में भी हो चुका है। जैसे अगर 1/√2 + √3 रहे तो हम इसको क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। तो परमेकरण करने के लिए साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। तो √3 - √2, √3 - √2, नीचे a + b × a - b, यानी a² - b² होगा। तो ऊपर क्या बचेगा, √3 - √2, और नीचे क्या आ जाएगा, a² करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3, और b² करेंगे -2, यानी 1 हो जाएगा। तो क्या हुआ, परमीकरण करने से क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। जैसे 2 + √3 था तो क्या गया, √3 - √2। तो हम क्या करेंगे, अगर सबको हम परमीकरण करेंगे, इस सब को परमीकरण करेंगे तो 1/√2 + √3 किस में बदल जाएगा, √3 - √2 में बदल जाएगा। परमीकरण करने पे बड़ा संख्या को पहले लिखना है, छोटा संख्या को बाद में लिखना है। जैसे 1/√3 + √4 का परमीकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √4 - √3। अगर √4 + √5 का परमीकरण करेंगे तो √5 - √4 बचेगा, और √5 + √6 का परमीकरण करेंगे तो √6 - √5 बचेगा। तो ये परमीकरण करने के बाद ये इतना ये बचेगा। अब यहाँ से हम ये √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस में, यहाँ √4 प्लस में है और यहाँ माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ √5 प्लस निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा √6 और यहाँ बचा -√2, -√2। तो √6 - √2 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम √2 कॉमन ले लेंगे। अगर √6 में से √2 कॉमन लिए तो √3 बचा, अगर √2 तो कॉमन लिए तो 1 बचा, यानी √2 × √3 - 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए बी एक व्यवसाय का हिस्सेदार है। ए 15 महीने तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया और बी का लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। तो बी की पूंजी का उपयोग कितना अवधि तक हुआ था। जैसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन में जो लाभ का अनुपात होता है, लाभ का अनुपात वो किसके बराबर होता है, पूंजी गुने समय। पूंजी गुने समय, जो लाभ का अनुपात होता है वो क्या होता है, पूंजी गुने समय। अगर ए का बात करें तो ए जो है 1/4 रुपया, यानी 1/4 हिस्सा कितना महीना तक, 15 महीना तक लगाया। तो शेष जो बी होगा, 1/4 जब ए लगाया तो बी 3/4 हिस्सा लगाया होगा। 1/4 जब ए लगाया तो जो 3/4 होगा वो बी लगाया होगा। और ये बी मान लेते हैं कि x महीना तक के लिए बी पूंजी को लगाया, तो जो बी का लाभ होगा 3/4 × x, और इस दोनों को जो लाभ का अनुपात है, बी को कुल लाभ का 2/3 मिला तो ए को 1/3 लाभ मिला होगा। बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त होता है तो ए को 1/3 हिस्सा प्राप्त होगा।
तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे और x का जो वैल्यू आएगा वही b का समय हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 5 बार में, और ये 3 से 3 कैंसिल होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी जो b लगाया वो 10 माह के लिए रुपया लगाया। इस सवाल को एक बार और देख लेते हैं, फिर से बता देते इसको। जैसे कहने का मतलब है कि जो लाभ का अनुपात होता है पार्टनरशिप के क्वेश्चन में वो पूंजी गुने समय होता है, यानी पूंजी को समय से अगर हम गुना करेंगे तो लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो ए के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ए जो है कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा 15 महीना के लिए लगाया, तो ए का लाभ क्या हो जाएगा 1/4 हिस्सा है और 15 महीना है, तो यानी पूंजी गुने समय ए का लाभ हो गया। अब बी के बारे में क्या बोला जा रहा है कि बी जो है शेष हिस्सा लगाया होगा 1/4, जब ए लगाया तो बी 3/4 लगाया होगा। ये मान लेते हैं कि x महीना के लिए लगाया तो ये b का लाभ हो जाएगा। और b के लाभ के बारे में बोला जा रहा है b को कुल लाभ का 2/3 मिलता है, यानी b को अगर 2/3 लाभ मिला तो b के लाभ के सामने अगर हम b को रखें तो a के लाभ के सामने a को रखेंगे, तो 2/3 अगर b को मिला तो 1/3 a को मिलेगा। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो जो b है वो 10 महीना के लिए रुपया लगाया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वो 3 गुना से 7 कम हो जाता है। ये सवाल हम नंबर सिस्टम में भी इस टाइप के सवाल देख चुके थे। कोई संख्या x मान लेते हैं, जब हम इसमें 21 जोड़ते हैं, जब हम इसमें संख्या में 21 जोड़ें तब जो ये संख्या 3 गुना से 7 कम हो गया, यानी x का 3 गुना से 7 कम हो गया, तो ये x को इधर लेंगे तो 2x हो जाएगा और ये 7 को इधर लाएंगे तो 21 + 7 28 हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव है तो उधर जाएगा पॉजिटिव, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1, 5, 12, 24, 43 श्रेणी की अगली श्रेणी क्या होगा। 1, 5, 12, 24 और 43 इसका अगली श्रेणी पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टाइप का सवाल जब भी बनाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे इसका डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 1 से 5 यानी 4 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है, फिर 12 बढ़ रहा है और फिर 19 बढ़ रहा है। तो अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि कितने कितने बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे डबल डिफरेंस निकालेंगे। अगर एक डिफरेंस से पता नहीं चलता है तो हम क्या करेंगे डबल डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम डबल डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 12, 7, 19 7 बढ़ रहा है। अब हमें पता चल रहा है कि 2 बढ़ रहा है, यानी 3 फिर 5 फिर 7, तो अगला बार 9 बढ़ेगा। अगर 9 बढ़ेगा तो यहाँ पे 19, 9, 28 बढ़ना चाहिए। अगर 28 बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगा 43 में 28 बढ़ेगा तो 8, 3, 11, 4, 2, 6, 1, 7 यानी 71, यानी इसका जो आंसर होगा वो 71 हो जाएगा। अगर एक डिफरेंस से पता नहीं चल पाए तो हम क्या करेंगे डबल डिफरेंस निकालेंगे। डबल डिफरेंस में क्लियर हो जाएगा कि कितना कितना बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ए तथा बी दो व्यक्ति एक कार्य आरंभ किया, उसने ए की बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। यानी ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, यानी बी का क्षमता 1 तो ई का क्षमता 3, यानी ये उसके किस क्षमता का अनुपात आ गया। ए का क्षमता 1 तो बी का क्षमता 3 हो जाएगा। अब क्या बोला है, बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर दिया। अगर यहाँ पे जो 60 है वो दिन का अंतर है तो हम क्या करते हैं इसको भी दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्षमता को उल्टा करना पड़ता है। जैसे क्षमता का अनुपात 3:1 है तो जो दिन का अनुपात होगा वो 1:3 हो जाएगा। तो अनुपात में कितना कम दिन ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। और ये जो है वास्तव में 60 दिन कम ले रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 60 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 30 और ये 3 यूनिट का वैल्यू 90। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए अगर 30 दिन में काम करता है तो बी कितना दिन में करता है 90 दिन में काम करता है। तो अब दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। जब दो व्यक्ति एक साथ काम करता है तो कितना दिन लेता है, a गुना b बाई a प्लस b दिन लेता है। उसी तरह a 30 दिन ले रहा है और b 90 दिन ले रहा है, दोनों मिल के 30 गुने 90 बटा 30 प्लस 90 120 हो जाएगा। 30 से ये 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 45 बार में, यानी 45/2 यानी 22.1/2 दिन, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो क्षमता का अनुपात होता है वो दिन के अनुपात का उल्टा, या जो दिन का अनुपात होता है वो क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुने 80 मीटर का है, यानी एक आयत के आकार का एक बगीचा है। ये एक आयत के आकार का एक बगीचा है जो जिसका जो लंबाई है वो 100 मीटर लंबाई है और 80 मीटर चौड़ाई है। उसके बाहर उसके साथ एक और रास्ता भी है जिसका चौड़ाई 10 मीटर है। इसके बाहर में एक रास्ता बना दिया गया है जो कि जिसका चौड़ाई जो है वो 10 मीटर का है। इसके बाहर में चारों ओर एक रास्ता बना दिया गया है जिसका चौड़ाई 10 मीटर का है। तो जो ये 100 गुने 80 है, ये 100 गुने 80 ये अंदर वाले का है। अंदर वाले का लंबाई 100 और चौड़ाई 80। बाहर तो बाहर वाला का लंबाई कितना हो जाएगा? जब ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 10 मीटर यहाँ बढ़ेगा और 10 मीटर यहाँ बढ़ेगा, तो यानी जो बाहर वाला का चौड़ाई होगा तो 80 या प्लस 10 और प्लस 10 यानी 100 हो जाएगा। 10 यहाँ बढ़ेगा और 10 यहाँ बढ़ेगा। बाहर वाला का लंबाई कितना हो जाएगा? 100 मीटर ये रहा और 10 मीटर ये रहा और 10 मीटर ये रहा, तो यानी 100 प्लस 10 यानी 120 इसका बाहर वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा, सॉरी लंबाई आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अगर हम अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बाहर वाला का लंबाई 120 और चौड़ाई 100, तो 120 गुने 100 बाहर वाला का क्षेत्रफल। अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? लंबाई 100 और चौड़ाई 80 गुने 80, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी 12,000 माइनस 8,000 यानी 4,000 वर्ग मीटर ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपये प्रस्तावित किया। प्रस्तावित किया यानी मार्क किया। जो उसका मार्क प्राइस था वो कितना था? 27,500 रुपया। लेकिन यदि वो 10% कम कीमत वसूलता तो भी उसे 10% का लाभ मिल जाता। यानी अगर हम इससे 10% कम कीमत वसूलते तो इसका मतलब हम लोग कितना में बेचते? 27,500 का 90 में बेचते, 90% बेचते। 10% अगर हम कम कीमत वसूल करते हैं, इतना में जब हम बेचते हैं तो भी क्या होता है कि 10% का लाभ मिलता है। तो विक्रय मूल्य जब इतना रुपया रहता है तो अगर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100/110 क्रय मूल्य निकालने के लिए जस्ट उसका रिवर्स कर देते हैं। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 11 से कितना बार में कटा? 25 बार में 2500। ये 2500 गुने 9 यानी जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो 2500 गुने 9। 25 गुने 9 कितना होता है? 225 यानी 22,500, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। 8 का आंसर सी। फिर से सवाल को समझेंगे। जैसे बिक्री के लिए 27,500 प्रस्तावित था, अगर उस पर 10% का छूट देता है, इसका मतलब 27,500 को 90% में बेचता, और इतना में बेचने पर क्या होता है कि उसको 10% का लाभ होता है। तो अगर उसको 10% का लाभ हुआ तो इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 100/110 हो जाएगा। तो 100/110 करने पे 22,500 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या को 8:5 में कमी कर देता है। यानी कर्मचारी का जो संख्या वो 8:5 में कमी कर देता है। यानी पहले जो था वो 8 था तो अब कितना हो गया? 5 हो गया। कर्मचारी की जो संख्या था वो 8:5 में कमी कर दिया। इसका मतलब पहले अगर 8 कर्मचारी था तो अब 5 हो गया। और वेतन 7:8 में बढ़ा देता है। और वेतन का अगर बात करें तो वेतन पहले 7 था तो अब कितना रुपया कर दिया? 9 रुपया कर दिया। तो सभी कर्मचारियों के कुल वेतन की राशि में क्या परिवर्तन आएगा? तो पहले 8 कर्मचारी था और एक कर्मचारी को 7 रुपये वेतन मिलता था, तो यानी टोटल कर्मचारी को 56 रुपये मिल जाता होगा। बाद में क्या हुआ कि 5 कर्मचारी हो गया और एक कर्मचारी को 9 रुपये वेतन मिला, तो इसका मतलब बाद में जो उसका वेतन हो गया 4500, टोटल कर्मचारी का वेतन हो जाएगा तो 9 से 45 रुपया हो जाएगा। तो वेतन में क्या हुआ? पहले 56 रुपये मिलता था, 45 रुपये मिला है, यानी 56:45 में कमी हो गया। यानी टोटल वेतन में क्या हुआ कि 56:45 में वृद्धि नहीं होना चाहिए, कमी होना चाहिए।
यहाँ पे कमी, 56:45 में कमी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, 5 सदस्यों की एक जूरी का औसत आयु 40 है, यानी जूरी मतलब जजों का जो समूह होता है उसको जूरी बोला जाता है। तो 5 सदस्यों की एक जूरी का जो औसत आयु था वो 40 था। 35 वर्ष की आयु का एक सदस्य उसमें से त्यागपत्र दे दिया और 25 साल की आयु का एक अन्य सदस्य वहाँ आ गया, यानी 35 साल का गया और 25 साल का आया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10 साल कम का व्यक्ति आया, 10 साल कम का व्यक्ति आया। अगर ये 10 साल कम का व्यक्ति आएगा तो औसत में कुछ न कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। तो टोटल 5 सदस्य था, तो अगर 10 साल कम का आया तो औसत में कितना का फ़र्क पड़ेगा, 10/5, यानी 2 साल कम हो जाएगा औसत, 2 साल कम हो जाएगा। अगर औसत 2 साल कम हो जाएगा तो पहले 40 था, तो अब कितना हो जाएगा, 38, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य समय पर पहुंच जाती है। यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाए तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो उसका कुल गति ज्ञात करें। तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े थे। अगर इस टाइप का सवाल आए तो कैसे निकालेंगे, S1 × S2 बटा S1 - S2 गुने समय। तो पहला बार समय स्पीड 40 है, दूसरा बार स्पीड 35 है, और इस दोनों का अंतर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और समय यहाँ पे 15 है, तो गुने 15, तो 15 मिनट में, और जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इसको अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 15/60 घंटा हो जाएगा। तो 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 से ये 20 बार में, और 20 से ये 2 बार में, तो 35 दूना 70 किलोमीटर इसका दूरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जिसको पता था उससे बना लेंगे। जो लोग बेसिक से बनाना चाहते हैं वो कैसे बनाएंगे, जैसे अगर 40 टोटल दूरी हम x मान लेते हैं, ठीक है। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चला तो x/40 मिनट, यानी इतना समय में पहुंचेगा। लेकिन अगर वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तो x/35 समय लगेगा, और 15 मिनट अगर देरी होता है तो इसका मतलब जो ओरिजिनल समय होगा वो 15 मिनट पहले का होगा। 15 मिनट अगर देरी होता है तो जो ओरिजिनल समय होगा 15 मिनट का होगा। ओरिजिनल समय ये भी था, और ये दोनों समय को बराबर कर देंगे तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो भी इसका आंसर 70 ही आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 20 वस्तु को 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ मिलता है। यानी 1 रुपया में, यानी 20 वस्तु का कीमत जो है, 20 वस्तु का CP वो कितना था, 1 रुपया था। तो एक वस्तु का CP, हम इस सब सवाल को क्या करेंगे, पहले एक वस्तु पे ही बनाएंगे। एक वस्तु का CP कितना हो जाएगा, 1/20। अगर 1/20 CP ने बेचने पर बोला है ना, तो यानी SP होगा ये। अगर एक वस्तु का SP 1/20 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1/20 रुपये में बेचने पर उसको क्या होता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो उसका जो CP होगा हम निकाल लेंगे, 1/20 गुने 100/120। अगर क्रयमूल्य दिया रहता है, विक्रयमूल्य निकालना रहता है तब 120/100 करते हैं, लेकिन यहाँ पे विक्रयमूल्य दिया गया है और क्रयमूल्य निकालना है तो 100/120, यानी ये 00 से कट गया 00, यानी 1/24 आ गया। इसका मतलब ये क्या आया, एक वस्तु का जो CP आया, एक वस्तु 1/24 रुपया जो आया वो एक का CP आया। तो जैसे हम यहाँ कह सकते थे 1/20 आया, तो इसका मतलब 20 रुपये में 20 वस्तु 1 रुपया में बेचा जाता था। उसी तरह हम यहाँ कह सकते हैं 24 वस्तु 1 रुपये में खरीदा जाता है। तो इसका मतलब जो होगा, इसका आंसर 24 हो जाएगा। 1 रुपये में 24 वस्तु खरीदी गई, यानी 1/, में जो आंसर आएगा तो नीचे में जितना होगा वही उसका वस्तु का संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकटों की कीमत में भी 12% का वृद्धि की गई। अगर कहीं पे A% का वृद्धि हो और दूसरी जगह B% का वृद्धि हो, इन दोनों का जो इफेक्टिव वृद्धि होगा, इफेक्टिव वृद्धि वो क्या हो जाएगा, A + B + A × B/100। ठीक है, इफेक्टिव वृद्धि क्या होगा, A + B + A × B/100। तो
यहाँ सीट की संख्या हम 25% और इधर 12%, तो 25 + 12 + 25 × 12/100, तो 25 से 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, तो 12 × 3 = 15, 25 40, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 40% राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। जैसे एक पुलिसकर्मी यहाँ पे था और एक चोर यहाँ पे था, इन दोनों को 200 मीटर के दूरी पर देखा। तदोपरांत चोर ने भागना शुरू किया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। यदि चोर और पुलिसकर्मी की गति जो है 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी चोर का गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस का गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 6 मिनट में चोर पुलिस एक दूसरे से कितना आगे जाएगा। यानी जो 6 मिनट में जो चोर है वो पुलिस जो है वो चोर से कितना आगे जाएगा। तो यहाँ से हम डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम गुना स्पीड। स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड इस दोनों का घट जाएगा क्योंकि दोनों तो एक ही दिशा में जाएगा, तो स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड बोले तो 5/18 से गुना कर देंगे। और टाइम दिया गया 6 मिनट, और 6 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। ये चाल भी आ गया मीटर पर सेकंड में और ये समय भी आ गया सेकंड में। तो यहाँ से अगर देखें तो 6 से ये 3 बार में और 3 से ये 20 बार में, तो 20 × 5 = 100, यानी कह सकते हैं कि 6 मिनट में चोर पुलिस एक दूसरे से 100 मीटर का अंतर कर लेगा। तो पहले 200 मीटर का था, 6 मिनट में 100 मीटर का अंतर और हो जाएगा, तो इसका मतलब जो अब अंतर बचेगा वो 100 मीटर का ही बचेगा। ये 100 वाला आंसर यहाँ नहीं आया, ये जो 100 वाला आया वो ये आया कि 6 मिनट में चोर पुलिस एक दूसरे से कितना आगे होगा। तो कितना आगे, 100 मीटर का आगे होगा। पहले 200 मीटर का अंतर था, अब 100 मीटर का अंतर और कम कर लेगा पुलिस, तो कितना का अंतर बच जाएगा, 200 में से 100 गया तो 100 मीटर का अंतर फिर बच जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 10,000 का ऋण उसका 1/8% और दूसरा भाग 10% की दर से दूसरे बैंक से लेता है। कुल ब्याज जो है वो 950 रुपये वार्षिक भुगतान करता है। तो उसको सबसे पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था। हम इसको क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से बनाएंगे तो इजी वे में बन जाएगी। जैसे पहला ब्याज 8% का था, दूसरा ब्याज जो है वो 10% का था, ठीक है। ओवरऑल यानी दोनों मिला के उसको 950 रुपया ब्याज देना पड़ा, तो इसका मतलब दर कितना होगा, 950 रुपया ब्याज देना पड़ा टोटल 10,000 पे। 950 × 10,000, 950 बटा 10,000 × 100, 20 कट जाएगा, यानी 9.5, यानी दोनों बैंक मिला के उसको 9.5% ब्याज मिला। तो 9.5% को बीच में रख देंगे, इसको घटाएंगे तो 1.5 यहाँ आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0.5 यहाँ आ जाएगा, यानी 1:3 दोनों के पूंजी का अनुपात आ जाएगा। टोटल राशि 10,000 था, यानी 3 × 4, यानी 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो 10,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500। तो इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, पहले बैंक द्वारा ना, पहले बैंक का तो यूनिट 1 था, तो 1 का वैल्यू 2500 आ गया, तो इसका जो आंसर होगा 2500। अगर दूसरे बैंक का पूछता तो दूसरा बैंक 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। तो इस सवाल को हम लोग एलिगेशन से बना लेंगे, इजी वे में बन जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। a² + 1/a² 98 दिया गया है, तो a³ + 1/a³ निकालना है। तो हम लोग कल भी फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर a + 1/a बराबर अगर x दिया जाए तो a² + 1/a² क्या हो जाएगा, x² - 2, और a³ + 1/a³ क्या हो जाएगा, x³ - 3x, x³ - 3x। तो ये फार्मूला होता है, अगर हम इस फार्मूला को याद रखेंगे तो ये सब सवाल इजी वे में बन जाएगा। जिससे अगर a² + 1/a² 98 दिया गया है, 98, a² + 1/a² 98 दिया गया है, तो हमें अगर x² - 2 यहाँ पे रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर -2
इस 98 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 2। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 1/a कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 होगा तभी तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 98 होगा। जब a प्लस 1/a 10 आ गया तो हम a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकाल सकते हैं। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस 3x यानी 10 का क्यूब माइनस 3 गुने 10 यानी 1000 माइनस 30 यानी 970, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 970 हो जाएगा। तो ये सब इसको ध्यान में रखेंगे। अगर a प्लस 1/a बराबर x दिया गया तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे x माइनस 1 बराबर √2 प्लस √3 दिया गया है और यहाँ पे x की पावर 4 दिया गया, तो इसका मतलब x बराबर जो है वो 1 प्लस √2 प्लस √3 दिया गया है और हमें निकालना है x पावर 4, ये निकालना है। तो अगर हमें x पावर 4 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे और इधर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को इस साइड ले आते हैं तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3। अब हम अगर दोनों बगल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ये क्या है, ए स्क्वायर 2 और बी स्क्वायर 3, 3 2 5 प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो √2 गुने √3 √6 हो जाएगा। उसके बाद जब ये 5 इधर आएगा तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 5 इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर 2√6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम दोनों बगल फिर से स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम दोनों बगल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 4 यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 a के बदले में x स्क्वायर और b के बदले में 2x यानी तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2bc यानी 2b के बदले में 2x c के बदले में 4 तो 4 दूना 8x हो जाएगा, 4 दूना 16x हो जाएगा, 16x। ये प्लस में 16x इसलिए होगा क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है, b भी निगेटिव है और c भी निगेटिव है। तो 2bc और प्लस 2ca तो 2c के बदले में 4 और a के बदले में x स्क्वायर तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि c निगेटिव है, बराबर 2 दूना 4 छक्के 24 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि सबको एक साथ अरेंज कर लेते हैं। अगर हम अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे 4x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 8x स्क्वायर है तो ये क्या होगा, माइनस 4x स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस 16x है, प्लस 16x और ये ले लिए सब कुछ। अब बच गया 16, तो 16 अगर उधर जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, अगर 16 LHS में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब हम एक चीज़ अगर और देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2x स्क्वायर का 2x पावर 4 का जरूरत था, सॉरी ये x पावर 4 था। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x पावर 4 माइनस 8x क्यूब और माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर और प्लस 32x बराबर 8 दूना 16 यानी 2 से गुना करने पे। तो अगर इसका मान पूछता तब तो डायरेक्ट 16 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया गया। वो चेंज क्या किया गया, 2x पावर 4 तो 2x पावर 4 है ही है, माइनस 8x क्यूब है ही है, यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, माइनस 5x स्क्वायर और जो 3x स्क्वायर बचा हम उसको माइनस 3x स्क्वायर उसको हम RHS में दे आते हैं, तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 26x है तो हम क्या करते हैं, 26x रहने देते हैं और प्लस जो 6x होगा अगर हम RHS में जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा। और इस साइड माइनस 28 है तो हम क्या करते हैं, ये माइनस 28 लगा देते हैं इधर भी और उधर भी
+16 और -28 लगा देते हैं, यानी ये 16 यहाँ वाला हो गया और -28 हम RHS में ले आए, तो यानी इसका जो वैल्यू आया वो इतना आ गया। और अगर हम इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वही इसका भी वैल्यू हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 3x² -6x और +16 -28 यानी कितना -12 हो जाएगा। अगर हम 3 कॉमन लेंगे इसमें से तो x² -2x + 4 हो जाएगा, x² -2x + 4। तो x² -2x + 4 यानी उसका जो वैल्यू दिया गया है वो 2√6 यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम 3 गुने इसका जो वैल्यू है वो 2√6 दिया गया है, यानी यहाँ पे उसका वैल्यू दिया गया है। तो यानी 3 दूना 6√6, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ सवाल चाहता तो एसएससी यहाँ भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने कॉम्प्लिकेटेड करके थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो बिंदु की जो दूरी जो है 0,5 और x0 है, और इसके बीच का जो दूरी 13 एकक है, यानी दो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है। अगर दो बिंदु का कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 रहता है, तब इसके बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर दूरी आ जाता है। तो यहाँ x1 हम क्या करते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो इसका जो दूरी होगा √0 - x² प्लस -5 और प्लस 0 का स्क्वायर -5 - 0 का स्क्वायर बराबर कितना 13। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 25 बराबर 13 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 25 की जगह 5 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो यानी x की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसे कैलकुलेशन करने के बाद भी इसका आंसर 12 ही आएगा। तो जो 18 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी +-12 होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस में भी प्लस माइनस दोनों 12 आएगा, क्योंकि रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, यानी 4x बराबर 18y दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, x/y -1 निकालना है। तो हम ये y को काट कर नीचे ले आते हैं, तो ये 18/4 आ जाएगा, यानी 9/2 आ गया। यानी x/y कितना आ गया 9/2 -1, तो यानी 7/2, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7/2। अब जैसे ये सवाल देखते हैं, जैसे x + 1/x बराबर 5 दिया गया है, तो क्या चीज़ निकालना है, x⁴ + 1/x² डिवाइड बाय x² -3x + 1। देखिए अगर x + 1/x बराबर 5 दिया गया है तो इस पे 3 टाइप से सवाल बन सकता है। पहला सवाल आपको ये इस तरह से दे देगा जो हम लोग देख चुके हैं फार्मूला बेस। दूसरा सवाल आपको इस तरीके से दे सकता है, यानी ये जो ऊपर में ये जो भाग दिया गया है ये इस तरीके से। और तीसरा सवाल इस तरीके से आ सकता है, यानी अगर x + 1/x बराबर समथिंग दिया रहे तो 3 टाइप से सवाल बन सकता है। तो हम इस तरह के सवाल कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे अगर x⁴ + 1/x² दिया जाए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ दोनों पावर को बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पावर बराबर करने की कोशिश करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x³ बचेगा, और यहाँ भी क्या बचेगा 1/x³ बचेगा। तभी तो इस दोनों गुना करेंगे तो यहाँ x² आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि x + 1/x बराबर a, तो x³ + 1/x³ क्या होता है, a³ - 3 है, यानी a³ करेंगे तो 5 का क्यूब -3 × 5, यानी ये कितना हो जाएगा 125 में से 15 गया तो 110x, यानी ऊपर क्या आ गया 110x। यानी इसका जो वैल्यू आया, ये ऊपर वाले का वैल्यू वो कितना आ गया 110x। अब इसका वैल्यू अगर निकालना रहे x² -3x + 1 का वैल्यू अगर निकालना रहे तो कुछ नहीं करना है। इस समीकरण को अगर हम x एलसीएम लेंगे तो x² + 1/x बराबर 5 हो जाएगा। ये इसमें अगर हम x एलसीएम लेंगे तो अगर ये x इधर जाएगा तो ये कट के 5x हो जाएगा, यानी x² + 1 कितना आएगा 5x। तो ये दोनों का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 5x आ गया, और ये -3x बराबर कितना हो जाएगा 2x, यानी इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 2x आ गया, यानी 110x/2x। तो ये x कट गया, तो 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम इस सवाल को फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इस पे 3 ही टाइप का सवाल बनता है, जो तीनों टाइप आ चुका है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे
जैसे एक्स बराबर 2 प्लस रूट 3 और वाई बराबर 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा मिस हो गया था। एक्स बराबर 2 प्लस रूट 3 होगा और वाई बराबर 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो हम एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर कहीं पे भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखते हैं। अगर हमें केवल इसका वैल्यू निकालना रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये 2xy इधर जाएगा तो माइनस 2xy, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। सेम उसी तरह से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई का अगर हम होल क्यूब का बात करें तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ये फार्मूला होता है। अगर हमें एक्स क्यूब वाई क्यूब निकालना रहे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब कॉमन ले लेंगे, यहाँ रहने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, तो यानी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स प्लस वाई का ज़रूरत है और एक्स इंटू वाई का ज़रूरत है। एक्स प्लस वाई भी यहाँ भी है और एक्स इंटू वाई यहाँ भी है, तो क्या चीज़ का ज़रूरत है, एक्स प्लस वाई का और एक्स इंटू वाई। तो अगर हम यहाँ से एक्स प्लस वाई निकालने की कोशिश करें तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, यानी एक्स प्लस वाई कितना आ गया 4। और एक्स इंटू वाई निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, यानी 2 दूना 4 में से 3 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, यानी एक्स प्लस वाई 4 आ गया और एक्स इंटू वाई 1 आ गया। तो अब हमारे पास सवाल इजी हो गया। अब हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स वाई के बदले में कितना गया था 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यानी 4 का क्यूब माइनस 3 एक्स वाई के बदले में 1 और एक्स प्लस वाई के बदले में 4। तो यहाँ से 4 चौका 16 में से 2 के ऊपर 14 हो जाएगा, ये 64 और माइनस 12, तो 64 में से 12 जाएगा तो 52 हो जाएगा, यानी 14/52। अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो 7/26, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 7/26 आएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम इसको इस फार्मूला पे तोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमें सिर्फ 2 चीज़ का जरूरत पड़ जाएगा, एक एक्स प्लस वाई का और एक एक्स इंटू वाई का। तो एक्स प्लस वाई हम अलग से निकाल के, एक्स इंटू वाई अलग से निकाल के फिर हम उसको पुट कर देंगे इसमें। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।